हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सुप्रभात, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये है बच्चों अपनी पहली क्लास हिंदी कंपलसरी की। आज है 13वां एपिसोड और इस 13वें एपिसोड में हम करेंगे सेकंड मॉडल पेपर। सेकंड मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो भी अपन करेंगे, रिक्त स्थान करेंगे। और इसमें आज हमने दो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी लिए हैं। एक रहेगा व्यक्तित्व एवं कृतित्व, एक किसी लेखक या किसी कवि का पूछा जाएगा, उसका अपन अभ्यास करेंगे किस तरीके से लिखना है। और साथ ही साथ एक 2 नंबर का प्रश्न और अपन करेंगे। ये जो व्यक्तित्व और कृतित्व होता है ये 4 नंबर का प्रश्न होता है। तो इस तरीके से हम लगातार हमारे सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये है अपनी 6 बजे वाली हिंदी कंपलसरी की क्लास। नेक्स्ट आएगी 7 बजे हिंदी साहित्य की क्लास। तो देखो भाई, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है। ये ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे, किसी विशेष करके जो कविताएं होती है उसका मूल भाव क्या होता है, केंद्रीय बिंदु क्या होता है। मूल भाव की जगह ये आ सकता है इसका केंद्रीय बिंदु क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब का एक ही अर्थ होता है, क्या होता है कि ये जो कविता है जैसे कैमरे में बंद अपाहिज, अब इसमें क्या होता है कि किसी एक विकलांग व्यक्ति को वहां पे लाया जाता है और जो पत्रकार होते हैं, विशेष करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उससे, जैसे कि हमने पढ़ी उस कविता को अच्छी तरह से। तो एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी मानसिकता पर यहाँ पे अज्ञेय साहब ने जो है यहाँ पे एक व्यंग किया है। नहीं, रघुवीर सहाय साहब की रचना है। तो रघुवीर सहाय ने इस कविता के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मानसिकता पर व्यंग किया है। तो इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से, क्या जगाने के उद्देश्य से, कि करुणा जगाना चाहते हैं हम, सहानुभूति जगाना चाहते हैं। तो इस उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। क्योंकि मीडिया क्या करता है, नाम तो कुछ और देता है और उनका जो भाव होता है, उनका जो उद्देश्य होता है वो कुछ और होता है, उनका हिडन जो टारगेट होता है वो कुछ और होता है। क्योंकि इस कार्यक्रम को भी उन्होंने नाम दिया था कि ये था हमारा सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम। क्या सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि आप किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करो, आप किसी व्यक्ति को परेशान करो, है ना। उस व्यक्ति को तो बेचारे को बहुत प्रताड़ित कर दिया गया था। तो नाम कुछ और होता है जबकि उनका मूल अंदर का जो भाव होता है वो अलग होता है। तो नाम होता है क्या है कि हम करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, उनकी जो निहित क्रूरता होती है, उनका जो शोषण होता है, उस पर व्यंग्य किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता और संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया है। तो ये है उसका मूल भाव कि मीडिया की मानसिकता पर आक्षेप, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय दीजिए। ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ये भी जो पिछला वाला हमने प्रश्न किया था वो 2 नंबर का आएगा। ये प्रश्न आएगा 4 नंबर का। किसी एक लेखक या किसी एक कवि का आपको परिचय लिखना पड़ेगा। व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय लिखिए, या तो इस तरीके से प्रश्न आएगा या पूछा जाएगा कि उनका परिचय दीजिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो उनका व्यक्तित्व लिखना है। व्यक्तित्व में क्या आता है, उनका जीवन आता है। व्यक्तित्व में उनका परिवार के बारे में आता है। व्यक्तित्व में उनके गुरु कौन थे, इस प्रकार का आता है। और साथ ही साथ जो साहित्यिक परिचय होता है उस, या फिर उनका जो कृतित्व होता है, उस कृतित्व में उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। उनको जिन पत्र पत्रिकाओं के लिए उन्होंने काम किया था उसका नाम लिखना है, उसमें वो भी उल्लेख करना है। और साथ ही साथ उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो भी उल्लेख करना है। अब चूंकि तुलसीदास जी जो है ना, ये भाई प्राचीन काल के कवि हैं। तो प्राचीन काल में तो आज की तरह कोई पुरस्कार तो मिलते नहीं थे। जैसे मान ले किसी को पद्म विभूषण मिला, किसी को साहित्य अकादमी मिला, तो वो इसमें नहीं लिखना हमें, क्योंकि उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, जो उनकी रचनाएं होती थी ना, जो कृतियां होती थी ना, वही उनका पुरस्कार है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनको तो हमें लिखना ही लिखना है। जैसे रामचरितमानस, अब ये बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध रचना है इनकी, तुलसीदास जी की। गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलैला नैचू, मतलब कितनी सारी कविता लिखी है। तो हम लिखेंगे आज इसमें तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व एवं कृतित्व। अब देखो,
जब व्यक्तित्व लिखते हैं तो सबसे पहले जन्म लिखना है, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, माता पिता का नाम अगर आपको याद रहता है तो, इनके गुरु का नाम याद रहता है तो, परिवार कैसा था, किस प्रकार की परिस्थितियों में इन्होंने जीवन जिया था, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब आप चाहो एक साथ तो आपको याद होगा नहीं, सारे कवि सारे लेखक आप एक साथ तो याद कर नहीं सकते, तो अपना एक काम करिए, एक डेली का एक याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है एग्जाम में। तो अगर आपने एक कवि और एक लेखक को प्रतिदिन याद करना शुरू किया, अपना नोट्स बनाइए खुद का। वैसे ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। वैसे हमारी बता दूं कि जो 2000 की अपनी जो सीरीज चलती है ना बच्चों, 2000 प्रश्नों की सीरीज, ये कंप्लीट सीरीज जो है वो आपको हमारे ऐप में मिलेगी, है ना, ऐप में मिलेगी। मैं आगे बताऊंगा क्योंकि बीच में भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको, तो ये ऐप में मिल जाएगी आपको। तो अभी सबसे पहले जब हम लिखेंगे जन्म के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। अब कई बार क्या होता है, कोई विवादित जगह होती है, जैसे कोई कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनका जन्म यहाँ हुआ, कुछ कहते हैं वहां हुआ। ऐसी चीज में आप वो जगह को छोड़ सकते हैं, ऐसे स्थान को, है ना। अब देखो जन्म कहाँ हुआ, कि जन्म उनका हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में। इसके बाद हम देखेंगे इनके बचपन में ही इनके माता पिता के वियोग के कारण असहज दुख सहन करना पड़ा। माता पिता ने क्या किया था, इनको त्याग दिया था। किसी ने कहा कि भाई ये बालक जो है बड़ा एक प्रकार से दुखपूर्ण रहेगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए कष्टकारी रहेगा, तुम्हारे लिए विनाशकारी रहेगा। तो माता पिता ने दोनों ने उसे त्याग दिया था। अब बाद में क्या हुआ कि गुरु नर हरिदास की कृपा और शिक्षा से राम भक्ति का मार्ग प्रदीप्त हुआ। तो गुरु नर हरिदास ले गए और धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने राम भक्ति का मार्ग दिखाया और उस क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन एक और घटना इनके जीवन की हुई थी। एक और घटना, जब इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद जब वो रात्रि को, कई दिनों बाद जब वो रात्रि को एक बार भयंकर बारिश में ससुराल जाते हैं और वहां पे वो नदी पार करके और सांप को पकड़ करके, ऐसी मान्यता है कि वो खिड़की से अंदर जाते हैं तो वो पत्नी डर जाती है कि भाई इतनी भयंकर बारिश और इतना रात्रि में कैसे आए, और थोड़ा सा उन्हें कह दिया कुछ, तो वहां से नाराज हो गए, कहा कि इतना ध्यान तो भक्ति में लगाया होता तो भगवान मिल जाते। तो ऐसा कहते ही वो नाराज हो गए और वहां से निकल गए और राम भक्ति में लगकर कई स्थानों पर घूमते घूमते राम भक्ति की उन्होंने। तो इसके बाद क्या हुआ कि पत्नी रत्नावली की फटकार से संसार त्याग कर विरक्त भाव से राम भक्ति में लीन हो गए। विरक्तता जीवन जीते हुए पहले काशी गए, फिर चित्रकूट गए, फिर अयोध्या गए, आदि स्थानों का भ्रमण किया, उन स्थानों पर ही रहे और अपनी भगवान की भक्ति करी, अपने ग्रंथ लिखते रहे। और 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हुआ। ये हुआ व्यक्तित्व। अब प्रमुख रचनाएं, ये आएगा इनके कृतित्व में, ये इनके साहित्यिक रचनाओं में आएगा। तो देखो रामचरितमानस सबसे जग प्रसिद्ध रचना इनकी, और कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी, राम लैला नैचू, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस कालजयी कृति है और भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ऐप के बारे में। पहले तो क्लास के बारे में, अपनी पहली क्लास बच्चों 6 बजे आती है रोज हिंदी अनिवार्य की। दूसरी क्लास आती है 7 बजे हिंदी साहित्य की, ये दोनों सुबह की क्लास हैं। उसके बाद शाम को पहली क्लास आती है 6 बजे इतिहास की, फिर आती है 7 बजे अपनी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की, 7:30 बजे अपनी क्लास आती है इंग्लिश की, और 8:30 बजे आती है ज्योग्राफी की क्लास। तो ये अपना पर डे का शेड्यूल रहता है, फिक्स शेड्यूल है। कंप्लीट हमारे जो नोट्स हैं बच्चों, वो ऐप है एजुकेशन राइज। इस एजुकेशन राइज में हम कंप्लीट आपको कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, नोट्स अवेलेबल कराते हैं पीडीएफ के रूप में, और साथ ही साथ वहां पे मॉडल पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें हैं। अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो ओनली 99 रुपीज़ में, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अगर आप केवल मॉडल पेपर चाहते हैं तो ओनली 29 रुपीज़ में 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे पीडीएफ के रूप में आपको। इसके अलावा आप केवल नोट्स चाहते हैं अगर एक सब्जेक्ट का, तो ओनली 11 रुपये में कंप्लीट नोट्स, ठीक है। और अगर आप ये जो प्रश्नों की सीरीज है 2000 प्रश्नों की, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो अब आइए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और देखो अगला प्रश्न है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे कि पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया। तो ये तो हम रोज ही करते हैं, पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं का जो है वो वर्णन इसमें किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ऑफ बाल सुलभ इच्छाओं। उसमें युवा क्रियाकलाप नहीं है, उसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण तो किया हुआ है पतंग में, और मन की खुशी का। लेकिन चूंकि
4 ऑप्शन आए हैं और उपयुक्त सभी नहीं है, तो सबसे जो बेस्ट होगा वो आंसर हम करेंगे। तो बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन इसमें हुआ है। फिर के आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछ करके किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? तो ऐसा प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता पर व्यंग्य किया है ना। तो किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया है? तो देखो बच्चों, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया है, दर्शकों की मानसिकता पर नहीं है बच्चों, ये गलत हो गया। मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया भाई, है ना। राइट आंसर यहाँ पे, ये कुछ मानवीय भूल हो सकती है, फटाफट से जब तैयार किया है तो ये यहाँ पे हो गया। मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया है बच्चों, क्योंकि पूछने वाला मीडिया होता है और इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो ये उनकी मानसिकता झलकती है कि वो लोग किस तरीके का सोच है उनकी। अगला प्रश्न है, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो बच्चों ये बादल राग कविता निराला जी की है, उसमें से लिया गया है। और क्रांति जो है वो हमेशा दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो शोषक वर्ग का नहीं, पूंजीपति नहीं, वंचित वर्ग का। हाँ, राइट आंसर रहेगा कि क्रांति हमेशा जो वंचित वर्ग होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो दबे कुचले, जो शोषित, जो दलित लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार है कि शैतान का जाल? बाजार को शैतान का जाल कहने का क्या आशय है? तो लोगों को फंसाने के लिए माल सजा सजा करके रखता है, दुकानों पर लुटेरे बैठे हैं, नकली माल बेचते हैं, या बाजार में लूट खसोटे। लोगों को फंसाने के लिए बाजार क्या करता है? माल को ऐसे सजा सजा करके रखता है कि वहां से चलने वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और वो माल खरीद लेता है, तो इसीलिए इसे शैतान का जाल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 7वां, लेखिका ने कब समझा कि इस सेवक का साथ टेढ़ी की रहे? महादेवी वर्मा ने भक्तिन पाठ से लिया गया प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के यहाँ जब भक्तिन पहली बार गई तो उसके क्रियाकलापों को देखा ध्यान से, वो क्या करती है, सारा उसका काम करने का तरीका, उसके रहन सहन को देखा। तो क्या हुआ एक दिन कि साड़ी को पवित्र करके पहनते हुए देखा था। सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन करके देखा, बिल्कुल देखा था। जब करने की मुद्रा देखी, ठीक है। कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने लगी। अब जब स्नान ध्यान करने के बाद जब वो भोजन बनाने के लिए बैठी और अपना जो चौका था, जो रसोई थी, उस पर कोयले से अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच ली कि भाई इसके अंदर कोई नहीं आएगा, ये भोजन बनाऊंगी। जब ये देखा ना तो महादेवी ने समझ लिया कि भाई इस सेवक की कोयले से इस सेवक का साथ निभाना तो बड़ी टेढ़ी की रही, तो बड़ा भाई जटिल काम है। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा है? तो भीषण बर्बादी, जो उनके ऊपर पानी ढोला जाता था भाई, इंद्रसेना पर जो पानी डाला जाता था, लेखक ने कहा यह तो पानी की बर्बादी है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है, कौन सिखाती है? तो ये तो व्याकरण सिखाती है, बाकी कौन सिखाएगा? संधि, समास, भाषा विज्ञान, ये समस्त व्याकरण के भाग हैं, ये समस्त व्याकरण में आते हैं, तो ये काम करता है व्याकरण, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है? तो बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति है, कोई बुढ़िया गाय तो हो नहीं सकती, लेकिन गाय जैसे लक्षण है, भली है, तो इसीलिए यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति है। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन इसका, लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना क्या कहलाता है? अब जैसे मान लीजिए किसी मीडिया के माध्यम से संदेश भेजा जाता है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप तक ये समाचार आ रहे हैं, तो ये वॉइस वायर के माध्यम से और वायरलेस इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, आप तक पहुंच रहा है, और यहां से जो बोला जा रहा है वो पहले एनकोड होता है, और जहां आप सुन रहे हो वहां पहले डिकोड होता है। तो ये राइट आंसर रहेगा, डिकोडिंग के माध्यम से उसको प्राप्त किया जाता है, मतलब प्राप्त करते हैं वहां डिकोडिंग रहेगा, ध्यान रखना। और जहां पे उसको भेजा जाता है, मैं बोल रहा हूं तो ये एनकोडिंग होता है, स्रोत के अंदर जाना एनकोडिंग होता है। पूरा एक इसका एक रहता है, इसका सिस्टम रहता है कि सबसे पहले होता है स्रोत, मतलब यहां से भेजा जाता है। स्रोत को फिर क्या करता है कि इसकी एनकोडिंग होती है, एनकोड किया जाता है। फिर क्या होता है, माध्यम होता है, जहां से होकर के वो जाता है। फिर क्या होता है, आगे माध्यम से होकर आगे जाएगा और फिर उसको डिकोड किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, और फिर बाद में जो है वो प्राप्त करता, वो यहां पे रहता है प्राप्त करता। तो ये एक पूरा एक श्रृंखला चलती है ना इस तरीके से, तो यहां तक ये श्रृंखला चलती है। और बीच में एक होता है फीडबैक, है ना, फीडबैक भी रहता है बच्चों, ये रहेगा एक फीडबैक। तो ये एक सिस्टम होता है संदेश भेजने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है, क्यों? क्योंकि
क्योंकि भाई देखो इसमें दृश्य और प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। सबसे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती है, इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है और उपयुक्त सभी सारी चीजें हैं, तो इसलिए भाई ये एकदम लोकप्रिय माध्यम है। फिर क्या है कि यशोधर बाबू जूनियरों के दिन भर के शुष्क व्यवहार को निराकरण कैसे करते थे? याद है ना, जाते जाते कोई ऐसा जुमला बोल देते थे कि सभी खुश हो जाते थे, तो चलते चलते मनोरंजक पूर्ण बात कह करके रवाना होते थे। अगला क्वेश्चन है, लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? भाई जब लेखक विद्यालय गया तो शिक्षकों के अपनेपन का व्यवहार उसके साथ हुआ था, बसंत से दोस्ती हुई थी, पढ़ाई में मन लगने लगा था। ये सारे कारण थे कि उसका जो है वो विश्वास धीरे धीरे विद्यालय में बढ़ने लगा। अब रिक्त स्थान के प्रश्न है, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। सूत्र भाषा का मतलब होता है संपर्क भाषा वैसे तो, अब यहाँ पे स्रोत भाषा भी कहेंगे, तो मूल भाषा होती है संस्कृत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संस्कृत। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना? वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? बच्चों याद करो फटाफट से, ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना। अब इसका अर्थ लोगों के लिए अलग अलग रहेगा, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी, और व्यंजना के दो भाग होते हैं, आरती व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। तो ये अर्थ पर डिपेंड करता है, इसलिए आरती व्यंजना, क्योंकि इसके अर्थ लोगों के लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जहां एक शब्द बार बार आए या आवृत्ति हो, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। हम रोज ही इस प्रकार के प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए, विभावना अलंकार। वो हमने इसके उदाहरण कई बार देखे हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, है ना, तो इसका रहेगा विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए। प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या है? हमने किया था, याद करो एक दिन, गारंटी आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप में किया था। और एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है संपादन करना। तो बच्चों ये थी अपने 20 प्रश्नों की आज की क्लास। कैसी लगी है क्लास? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मोटिवेट करिएगा। मैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस रेगुलर आपके लिए लाता रहूंगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बच्चों अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ये थी क्लास, और अब हम नेक्स्ट करेंगे इसी सीरीज को नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जस्ट पहले 7 बजे एक हिंदी की आपको क्लास मिलेगी, हिंदी साहित्य की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।